Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at another lecture. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. बड़ा ही मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज़ एवोल्यूशन. हाँ, बोरिंग भी होगा बट आई विल ट्राई कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो तो तुमको बोरिंग ना लगे, समझे. चलो तो फिर क्या है पहली लाइन. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ. देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या आता है कि भाई कैसे कैसे हमारी जो लाइफ फॉर्म्स थी वो कैसे क्या से क्या बनी, और पूरी की पूरी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले कहते हैं ना हम लोग चिंपैंजीज थे एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ बनी वो कैसे बनी, अर्थ है वो कैसे बनी, यूनिवर्स है वो भी कैसे बना. तो हम लोगों की जितने भी जिज्ञासु रूपी सवाल हैं उन सब का आज हम जवाब देंगे. मतलब नॉट आज बट इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे. बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन आखिर में है क्या? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of Earth, of stars, and indeed of the universe itself. देखो, अगर हमको ये पढ़ना है कि फूल कैसे आए, फूल, जानवर, ये सब चीज़ें कैसे आई, बहुत टाइम पहले आ चुकी थी, है ना. तो मिलियन ऑफ ईयर्स से अगर अपन देखें तो हमारी अर्थ के ऊपर ये चेंजेस आते जा रहे हैं. तो ये चीज़ें अगर हमको समझनी है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अर्थ कैसे बनी, उसके बाद फ्लोरा फोना किस तरीके से क्या आया, स्टार्स किस तरीके से डेवलप हुए, और इंडीड मतलब यूनिवर्स किस तरह से बना, हमको पहले ये भी जानना पड़ेगा. What follows is the longest of the all construed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. इस चैप्टर में हम लोग यूनिवर्स का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, किस तरीके से यूनिवर्स बना, अर्थ कैसे बनी, लाइफ कैसे आई, पहली लाइफ कौन सी थी, किस तरीके से नए नए ऑर्गेनिज्म बने. तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडीज ऑरिजिन ऑफ लाइफ. तो देखो, व्हेन वी लुक एट स्टार्स, जब हम लोग किसी स्टार की तरफ देखते हैं किसी भी क्लियर नाइट स्काई के अंदर, तो हम लोग मतलब बहुत पास्ट में देख रहे हैं. अगर हम किसी स्टार को देख रहे हैं इट मीन्स वी आर पेपिंग इनटू द पास्ट, मतलब हम लोग भूतकाल देख रहे हैं, मतलब हम लोग पास्ट में जी रहे हैं उस टाइम पे. स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. जो स्टीलर डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम लोग लाइट ईयर्स के टर्म्स में मेजर करते हैं. तो स्टीलर डिस्टेंस मतलब स्टार और हमारे बीच के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम लोग स्टीलर डिस्टेंस कहते हैं और उनको मेजर करते हैं बच्चा लाइट ईयर्स के टर्म्स में. व्हाट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. एक मिनट, ईयर्स बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग अवर आइज नाउ. मतलब अगर हम देखें तो जो स्टार है वो क्या है, पहले वहाँ एक ऑब्जेक्ट थी, उसने अपनी लाइट रेज निकाली. मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो लाइट एमिट करती है, उसी की वजह से हमारी रेटिना के ऊपर इमेज बनती है. वो जो स्टार है वो पहले कोई ऑब्जेक्ट था जिसने हमारे ऊपर अपनी वो क्या डाली, लाइट डाली. वो लाइट इतने ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रही है कि हमारे पास थोड़ा सा लेट पहुंची, और वो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट था वो वहाँ पर इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, बट वो लाइट हमारी आंखों में उस टाइम पे पड़ रही है जब हम वो स्टार देख रहे हैं. मतलब व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्टार, दैट पर्टिकुलर स्टार इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर. वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, बहुत सालों पहले किसी ऑब्जेक्ट की छोड़ी हुई लाइट रेज हैं जो तुम्हारी आंखों पे अब पहुँच रही हैं. ठीक है, मतलब जो हम स्टार्स को देख रहे हैं वो ऑलरेडी बर्स्ट हो चुका है. ठीक है. However, when we see object in our immediate surrounding, हमारे अगर immediate surrounding में देखें, ऐसा नहीं होता कि भाई किसी चीज़ ने पहले लाइट छोड़ दी हमारे आंखों में बाद में पहुंच रही है, तब तो नहीं. बट क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस दूर से ट्रैवल कर रही है, हाँ, तब ये चीज़ वैलिड है. हम लोग उनको इंस्टेंटली देख पाते हैं और इसी वजह से वो क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में है. इसी वजह से हमने कहा कि स्टार्स को अगर हम देख रहे हैं मतलब हम लोग पास्ट में देख रहे हैं. देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट. ओके, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के अंदर अर्थ का ऑरिजिन होना, लाइफ का ऑरिजिन होना एक बहुत यूनिक और बहुत ही प्रशंसनीय एक इवेंट था जो हुआ. बहुत खुशी की बात है. द यूनिवर्स इज़ वास्ट. ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यूनिवर्स बहुत 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 इंटू 10⁻10 बड़ा है. रिलेटिवली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ तो अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक. मतलब एक बड़ा सा वाइट चादर है, उसके ऊपर तुमने इतना सा, बस इतना सा ही जो दिख रहा है ना इसके अंदर, इस गोले के अंदर इतना सा तुमने एक ब्लैक डॉट रखा. ये भी मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी.
उतना हमारा अर्थ है, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, यूनिवर्स जो है बहुत 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 पुराना है, लगभग 20 बिलियन साल पुराना है। ऑलमोस्ट इट इज़ 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। गैलेक्सीज में बच्चा स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैस के और डस्ट के। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अगर हम साइज यूनिवर्स का साइज़ देखें तो उस हिसाब से अर्थ एक स्पैक है, मतलब अर्थ एक छोटा सा धब्बा टाइप में है, मतलब धब्बा तो मैं नहीं कहूँगी बट अर्थ इज़ इंडीड अ स्पैक, मतलब अर्थ एक बहुत छोटा सा बिंदु टाइप कह सकते हैं। द बिग बैंग थ्योरी, अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसके रिलेटिव हमको एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है, देखो पूरे एनसीईआरटी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड एक ही थ्योरी है, दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि किस तरह से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बस इतनी सी ही बात है कि बिग बैंग थ्योरी ने ये बताया कि इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन, इतना बड़ा एक धमाका हुआ जिसका हम लोग फिज़िकल टर्म में, मतलब हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा, मतलब कितना बहुत 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 बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद ये यूनिवर्स बना। बट हम लोगों के लिए ये समझ पाना, ये इमेजिन कर पाना कि आखिर वो एक्सप्लोजन हुआ कैसे होगा, ये चीज़ हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। ओके, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, थोड़ा फैला, एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन, और फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, कम होने लगा। हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, थोड़े टाइम बाद हाइड्रोजन और हीलियम बन गई थी। द गैस कंडेंस्ड इन द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। हाँ, माना कि हम लोगों ने ग्रेविटी की डिस्कवरी बाद में करी, ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी बाद में करी, बट उससे पहले ऑब्वियसली ये सब चीज़ें प्रेजेंट तो होंगी, हम लोगों को नहीं पता था बट थी ना। तो ग्रेविटेशन के अंडर रह के हाइड्रोजन और हीलियम आपस में कंडेंस हुए और इन्होंने गैलेक्सीज बनाई। आज हमारे प्रेजेंट में जो यूनिवर्स हैं वो इन्हीं की देन है। इन द सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम के अंदर जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी है। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट, अर्थ कब बनी थी उसके अंदर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, ठीक है। तो अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, तो देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्लियर, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर हमारे हाल ही में प्रेजेंट है उस तरीके का एटमॉस्फेयर पहले वाली अर्थ के ऊपर नहीं प्रेजेंट था। वाटर वेपर, पानी के वेपर्स, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। जो पिघला हुआ सा मास था जिसको सरफेस ने कवर कर रखा था, उस मास में से मीथेन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह रिलीज़ हो रही थी। जो यूवी रेज थी सन से यूवी रेज निकली, उन्होंने पानी को तोड़ा, पानी के ऊपर रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुई एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप। और हाइड्रोजन का मास कम है तो वो इजीली एस्केप कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। तो जो लाइटर हाइड्रोजन थी वो एस्केप कर गई, ऑक्सीजन कंबाइन हुई अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ कंबाइन होके इन्होंने क्या बनाया, मतलब अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन ने क्या बनाया, वाटर बनाया, CO2 बनाया और बाकी की चीज़ें बनाई। फिर धीरे धीरे ओजोन लेयर बनने लगी। एज इट कूल, जैसे जैसे चीज़ें ठंडी हुई, जो वाटर वेपर्स थे वो पानी की तरह नीचे गिरने लगे टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म मोशन। अब इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, फिर हमारी अर्थ बनी है तो उसमें खड्डे होंगे। जैसे अगर अपन अभी चांद पे जाते हैं, मतलब हाँ हम लोग तो नहीं जाते बट अगर अपन चांद की सतह को देखते हैं तो बहुत सारे खड्डे हैं, तो वैसा ही हमारे धरती पे भी था। तब जब पानी आया तो ये सारे डिप्रेशंस भर गए और उसके बाद ओशंस बन गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जैसे ही अर्थ बनी, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसके 500 मिलियन साल के बाद, मतलब इसके भी 500 मिलियन साल के बाद हमारे को क्या मिला, हमारे को मिला लाइफ मिली, मतलब लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद हमको लाइफ मिली। लाइफ कब मिली, मतलब एक्चुअल में 4 बिलियन ईयर बैक, समझ गए। अब ये था कि लाइफ कैसे आई, मतलब अचानक से अगर कोई तुमको कहे कि ये चीज़
बनी है। तो ये चीज़ कैसे बनी, इट ऑब्वियस हम लोग पूछेंगे ये बात। तो फिर अब बहुत सारे साइंटिस्ट के सवाल थे कि डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या लाइफ किसी बाहर स्पेस से आई है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि भाई ये बाहर से ही आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। कुछ पहले के ग्रीक थिंकर्स का ऐसा मानना था कि जो लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ है, उनको हमने स्पोर्स कहा, और ये जो स्पोर्स थे अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहे थे, तो उसी के साथ हमारे अर्थ के ऊपर भी आ गए। ठीक है, पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पैनस्पर्मिया थ्योरी जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है। पैनस्पर्मिया, ये स्पोर वाली थ्योरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मेटल लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। बहुत टाइम तक ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि जो सड़ा हुआ गंदा स्ट्रॉ, मड, ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी लाइफ आ रही है। बट देखो, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई चीज़ ख़राब होती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा माना कि अगर हम गंदी चीज़ रख दें तो उसके बाद ये सारी लाइफ आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये नाम क्या दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस वाली बात को। लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, लुईस पास्चर ने अपनी केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन से ये बात एकदम अच्छे से डिस्प्रूव कर दी कि लाइफ वहीं आ सकती है जहाँ ऑलरेडी लाइफ प्रेजेंट हो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि लाइफ सिर्फ वहीं से आ सकती है, मतलब लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जहाँ ऑलरेडी कोई लाइफ हो वहीं से एक नई लाइफ बन सकती है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आ सकती है। उन्होंने प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क को यूज़ करा, तो उन्होंने देखा कि लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट व्हाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर। उन्होंने क्या लिए, 2 फ्लास्क लिए, तो एक को तो एकदम अच्छे से स्टरलाइज करा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आया, उसके अंदर भी किल्ड यीस्ट था। दूसरे को हमने एयर के अंदर ओपन रखा, उसके अंदर क्या आया, उसके अंदर फ्लाइज वगैरह आई। तो न्यू लाइफ ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट, तो उसके बाद जो एयर में एक्सपोज्ड था उसके अंदर नए लिविंग ऑर्गेनिज्म आना शुरू हुए उस किल्ड यीस्ट से। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी थी उसको एकदम अच्छे से डिस्प्रूव कर दे, और उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने उस थ्योरी का तो नाम नहीं लिया। हाउएवर, अब इससे ये बात अब मान लेते हैं, लुईस पास्चर ने ये बता दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी गलत है, बट उन्होंने ये भी तो नहीं बताया कि लाइफ आखिर बनी कैसे। ठीक है, उन्होंने बस ये बताया कि कंटिन्यूटी कैसी है, कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ बनेगी, बट जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो भी कैसे बनी। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि पहली लाइफ अर्थ के ऊपर कैसे है, ये तो उनको नहीं पता था भाई। देन आता है ऑपरेन ऑफ रशिया, ये बात याद रखनी है कौन कहाँ का था। ठीक है, एक मिनट, या ऑपरेन ऑफ रशिया, ऑपरेन रशिया के साइंटिस्ट थे। हाल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने प्रपोज करा दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, that is RNA, protein, etc., and that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituent। देखो, तो उन दोनों ने मतलब ऑपरेन और हाल्डेन ने दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स करें। उन्होंने पता लगाया कि जो सबसे पहले वाली लाइफ है वो कहाँ से आई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल इज़ नॉट लिविंग, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल लिविंग नहीं होता। इफ़ यू आर सेइंग अमोनिया, दैट्स नॉट लिविंग यार, है ना। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनसे उनको लगा कि लाइफ आई होगी, जैसे कि आरएनए प्रोटीन है तो उनसे लाइफ ऑरिजिनेट हुई। ये बात आगे सच भी प्रूव हुई। और उन्होंने देखा कि उसके बाद उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। केमिकल इवोल्यूशन मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी किसी ना किसी से बने होंगे, जैसे कि अमोनिया भी किसी ना किसी चीज़ से बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट था, उनसे मिलके बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हमारी फर्स्ट लाइफ। ठीक है, द कंडीशन ऑन अर्थ वर, अब पहले अर्थ के ऊपर क्या कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते रहते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग मीथेन था, अमोनिया था, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, आज हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, हम लोग कह सकते हैं ये बात, ऑक्सीजन ज़्यादा है। 1953 के अंदर एस.एल. मिलर एंड मैनकर, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिमिलर कंडीशंस बनाई अपनी लैब के अंदर, जैसी पहले अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी वैसी की वैसी।
इन अ लेबोरेटरी स्केल। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रिपेयर करा क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर मीथेन थी, हाइड्रोजन था, अमोनिया थे और वाटर वेपर से एट 800 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने देखा कि कुछ अमीनो एसिड्स बन रहे थे। सिमिलर एक्सपेरिमेंट में दूसरे साइंटिस्ट को क्या मिला, शुगर्स की फॉर्मेशन, उनको शुगर बनते हुए दिखाई दी, नाइट्रोजनस बेसिस मिले, पिगमेंट मिले, फैट मिले। और मेटेओराइट का कंटेंट अगर अपन देखें, जैसे कि उल्का पिंड वगैरह इनको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी कि अर्थ से एक मेटेओराइट मतलब टकरा सकता है ना। और अगर अपन देखें ना गूगल पे मतलब यूट्यूब पे कि डायनासोर कैसे डिसअपियर हुए, मतलब वो जो प्रजाति थी ना बेटा, बहुत रैंडम डिसअपियर हुआ है वो, मतलब अचानक से सब ख़त्म। मतलब जैसे आज सब लोग इजीली जी रहे हैं, मतलब एक एक करके भी नहीं, अचानक से सब खत्म हो गया, इस तरीके का था। तो अगर अपन देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि अर्थ के ऊपर से कुछ बहुत ज़ोर का आके टकराया, उसके बाद बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और फिर आग की बरसात होने लगी एंड देन एवरीबडी डाइड, है ना। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ मेटेओराइट। अगर अपन उस मेटेओराइट का कंटेंट का एनालिसिस करें तो उन्होंने भी वो भी सिमिलर कंपाउंड्स रिवील करता है कि उस मेटेओराइट में भी सिमिलर कंपाउंड्स हैं, इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस। और ये चीज़ हमको बताता है कि ऐसा सेम प्रोसेस, ठीक है, मतलब जैसे हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ बनी उसी तरीके का सेम प्रोसेस कहीं और भी हो रहा है स्पेस में, समझे। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, ऐसे थोड़े बहुत एविडेंस के साथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टेड स्टोरी, हमारी कही हुई कहानी का एक पहला पार्ट की केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, कि जो केमिकल इवोल्यूशन है उसको थोड़ा बहुत लोगों ने मान लिया था, ठीक है। बट वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। बट हम लोगों को ये नहीं पता कि जो सबसे पहले लाइफ थी उसका सबसे पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद को डिवाइड कर सके, खुद का रेप्लिका बना सके, खुद को रेप्लिकेट कर सके, इस तरीके का मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना। द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। जो पहली नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, नॉन सेल्यूलर, ठीक है, वो कब बनी, 3 बिलियन ईयर्स अगो। दे वुड हैव बीन जेंट मॉलिक्यूल, वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं ना, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस, ये कैप्सूल रिप्रोड्यूस करेंगे और इनके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जो पहला सेलुलर फॉर्म था लाइफ का डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म की बात करें तो 2 बिलियन ईयर्स अगो से पहले तो ये चीज़ नहीं बनी होगी। ये मैं तुमको बता देती हूँ, एक बार आया था 1000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जैसे कि यहाँ 2000 मिलियन ईयर्स अगो है, सो यू कैन राइट इट 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, ये जो चीज़ें ऑरिजिनेट हुई थी ये क्या हो सकती हैं, सिंगल सेल्स हो सकती हैं, है ना। एक मिनट, ये सिंगल सेल्स थी। ऑल लाइफ फॉर्म वन इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, पहले जो लाइफ बनी वो सिर्फ वाटर में ही बनी, तुम लोग देख सकते हो। अगर अपन एनिमल किंगडम की बात करें उसमें पहले क्या कौन आता है, उसमें पहले ऑस्टिकथीज आती हैं, देन पहले कॉन्ट्रैक्टीज आती हैं, उसके बाद ऑस्टिकथीज आती हैं, देन एम्फीबियंस आता है, मतलब पानी, पहले तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर उसके बाद पानी और लैंड पे दोनों पे रहने वाले एम्फीबियंस आते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, जो मेनली लैंड पे रहते हैं, और उसके बाद बेटा बर्ड्स आते हैं, एव्स एंड मैमल्स जो लैंड पे प्रॉपरली रह सकते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो सबसे पहले लाइफ अगर बनी होगी तो पानी में बनी होगी, ठीक है। तो दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब अगर हम एक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उन्हीं की हेल्प से हमारी एक लाइफ बनी है, ठीक है। तो ये जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी, मतलब कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ही उनके अंदर ऐसा कुछ इवोल्यूशनरी फोर्स ऑरिजिनेट हुआ जिसकी वजह से लाइफ बन पाई। ये बात बहुत मेजॉरिटी ने मान ली थी क्योंकि इसका हमारे पास प्रूफ था, है ना। तो हाउएवर वंस फॉर्म्ड हाउ द फर्स्ट लाइफ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी। और हाँ, अब ये भी बात है कि अगर पहली सेलुलर फॉर्म होगी वो तो बहुत सिंपलर होगी, जैसे कि स्पॉन्जेस देख लो, कुछ नहीं है उनके पास, बहुत सिंपल है। अगर हम स्पॉन्जेस और मैमल को कंपेयर करें तो बेटा देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, यू कैन क्लियरली सी दैट, है ना। तो अगर हम देखें कि अगर कोई पहले लाइफ फॉर्म बनी भी तो वो इतने कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में कैसे कन्वर्ट हुई,
है ना। तो अगर पहले स्पंज बने तो हाउ दे कन्वर्टेड इनटू मैमल्स, मतलब वो स्पंज से मैमल्स तक का इवोल्यूशन हम सारा पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या हुआ। ऑफ टुडे इज़ द फैसिनेटिंग स्टोरी, ये बहुत बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। देन आता है इवोल्यूशन, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बस इतना। ये जो एविडेंसेस हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम कैसे मान लें इवोल्यूशन हुआ है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। देखो अब आता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। अब लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ एक थ्योरी दी हुई है हमको। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो कन्वेंशनल धार्मिक गाथाएं हैं उन्होंने हमको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा है। दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके 3 कॉनोटेशंस हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें है पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक नहीं चलती है, वापस आ जाओ इधर से, इतना आगे नहीं जाना, पीछे आओ। पहली बात तो ये दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, जैसा कि नहीं, बिल्कुल ही बहुत ही फुद्दू स्टोरी है, ठीक है। मैं बताऊँ तुमको, पहली बात तो इसमें ये कही गई है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं धरती पे, जितना भी तुम लोगों को पता है, ठीक है, इतने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे थे, मतलब अभी ऐसे एक साथ बन गए हैं, ठीक है। दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड, मतलब ऐसे के ऐसे ही बनाए गए हैं, मतलब इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड नहीं हुई हैं, कोई कुछ चीज़ें घटी नहीं हैं, जैसे तुम हो वैसे के वैसे बनाए गए हो, चाहे वो स्पीशीज़ हो चाहे वो स्पीशीज़ का टाइप हो, जैसा अभी है वैसा का वैसे बनाए गए, मतलब तुम जैसे हो वैसे के वैसे बने हो। दूसरी बात ये थी दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल ऑल्सो बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। ये बात भी बहुत गलत है कि अब अगर तुम्हारे मोहल्ले में अभी 10 कुत्ते हैं तो इनका कहना ये था कि पहले भी तुमसे 100 साल पहले भी यहाँ 10 कुत्ते थे और आगे 100 साल के बाद भी यहाँ पर 10 कुत्ते ही रहेंगे, मतलब जैसी डाइवर्सिटी अभी प्रेजेंट है वैसी ही पास्ट में थी और वैसी ही फ्यूचर में रहेंगी, दैट्स इट, कुछ कम ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी बहुत गलत बात है। तीसरी बात ये थी कि जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है, अर्थ इज़ ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आगे आता है ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब भाई पहले के लोग बोल रहे थे, अब देखो, अब ऑब्वियसली बात, अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं होता है तो तुमको वो चीज़ कंपल्सरीली माननी ही पड़ती है। अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम लोगों को ये वाला पैरा पढ़ना ही पड़ेगा, बट उसी का सेम सिमिलर बट सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ पैरा मैं तुमको दे दूँ, बट मैं कहूँ कि ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है, तुमको यही याद करना पड़ेगा, तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट अगर मेरे सामने मेरे साथ कोई और बच्चा आके तुमको पढ़ाए और वो तुमको सिंपलर वे में पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली यू विल चूज़ हिम और हर, है ना। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ नहीं थी, उस टाइम पे मान लो सिर्फ मैं थी, मैंने ये 3 कॉनोटेशंस दे दी, मैंने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दे दी, लोगों ने मान ली। बट 19th सेंचुरी में और साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने ये फुद्दू बातें सुनी, उनका खून खोल गया कि भाई ये क्या फालतू की बातें पढ़ा रहे हो तुम लोग, है ना, लोगों को। तो उन्होंने फिर ये बातें डिस्प्रूव करने का सोचा कि किस तरीके से मैं इन बातों को काटूँ, इनकी बात कैसे काटूँ, ये चीज़ मैं गलत कैसे प्रूव करूँ, है ना। तो based on observations made during a sea voyage in sail ship called HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that existed millions of years ago. तो HMS बीगल नाम की शिप पे डार्विन साहब अपनी, जो चार्ल्स डार्विन है वो अपनी यात्रा संपूर्ण कर रहे थे। आई डोंट नो कि वो आदमी इतना वेला कैसा था जो पूरा वर्ल्ड टूर कर सकता है, आई थिंक उसकी घर गृहस्थी नहीं थी। बट अगर मैं तुमको बताऊँ ना, डार्विन मतलब कहना नहीं चाहिए बट स्टिल तुम लोग भड़क मत जाना मेरे पे, बट वो एक चोर आदमी था, है ना। वो बहुत मतलब बहुत चोर आदमी था, उसका खुद का कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का है, मॉड्यूल में ऑब्वियसली दिया है हमारे कि ये जो सारी जितनी भी चीज़ें उसने बताई है ना, उसने 3 साइंटिस्ट की चुराई हैं, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी जितनी भी डार्विन की थ्योरी है ये सारी बातें 3 उन साइंटिस्ट ने कही हुई हैं और इन तीनों से रिकॉर्ड लेके डार्विन साहब ने खुद को क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने रख दी। हम लोग डार्विन को देवता मानते हैं बट वो देवता एक्चुअली नहीं है, वो दानव है ना। उसने खुद का कुछ भी नहीं यूज़ करा, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेचारों ने थ्योरीज बनाई, बैठ के एक्सपेरिमेंट करे, ऑब्जर्वेशंस करी, कंक्लूजन्स निकाले, बट स्टिल डार्विन को माना जाता है क्योंकि प्रपोज डार्विन ने करा था फिर, ठीक है। हाँ, भड़कना नहीं है इस बात को लेके, हम लोग डार्विन ही मानेंगे अभी, ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब वो चार्ल्स डार्विन एक सी के थ्रू मतलब
पानी के थ्रू रास्ते से वो जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो HMS बीगल नाम का उनका शिप था। तो ऑब्वियसली शिप के ऊपर तो अब यार लैंड पे तो चलाएगा नहीं, वो पानी के थ्रू ही जाएगा। मैं भी क्या फालतू बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि जो अभी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं, मतलब कि तुम लोगों का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, बट उनकी मतलब सिमिलैरिटी तो शो करते हो, जैसे कि तुम लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटी शो करते हो, बट कुछ डिग्रीज से वेरी तो करते हो ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना। तो कुछ डिग्री से तुम लोग वेरी करते हो माना। तो तुम जो लोग हो, ये लोग अपने आपस में अमंग देमसेल्व्स सिर्फ आपस में ही सिमिलैरिटी शो नहीं करते हैं, ये लोग उन लाइफ फॉर्म से भी सिमिलैरिटी शो करते हैं जो मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट थी। मतलब तुम लोग सिर्फ अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने कज़न्स, अपने सिबलिंग से ही सिमिलैरिटी शो नहीं करते हो, तुम लोग उन डायनासोर से भी सिमिलैरिटी शो करते हो जो बहुत मिलियन साल पहले हमारी अर्थ के ऊपर थे। डार्विन ने ये बात बताई। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अलग अलग पीरियड है, आगे चार्ट दिया, पूरा पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो अर्थ के अलग अलग पीरियड्स दिए थे हिस्ट्री के, तो उसके अंदर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स बनी और एक्सटिंक्ट भी हुई, है ना। डायनासोर कभी बने भी होंगे, उसके बाद एक्सटिंक्ट भी हो गए होंगे। तो बहुत सारी तो अब ख़त्म हो चुके हैं बहुत साल पहले। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो हमारे पास एक लाइफ फॉर्म्स का एक कंटिन्यूस ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ होगा। एनी पॉपुलेशन, वेट लेट मी स्क्रॉल डाउन, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। हर किसी पॉपुलेशन को किस में बनाया जाता है, एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा वुड आउटबिट अदर दैट आर लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब मतलब ये चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को अलग बनाते हैं। कि एक तो मान लेते हैं बहुत तगड़ा होगा जिसने सारे नेचुरल कंडीशंस को क्रॉस करके अपना सर्वाइवल बेहतर बनाया, बट एक बेचारा मरा सा था, वो उन नेचुरल कंडीशंस को नहीं क्रॉस कर पाया और वो मर गया। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो वो ताकि जो अच्छा सर्वाइव कर रहा है वो आउटब्रीड कर सकेगा, है ना। तो बाकी जो लेस एंडोर्ड सर्वाइव है, मतलब जो नहीं सर्वाइव कर सकता है ऐसी नेचुरल कंडीशंस में, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अनदर वर्ड यूज्ड इज़ फिटनेस। दूसरी जो चीज़ इसी बात के लिए यूज़ करी गई, दैट इज़ फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। किसी भी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की फिटनेस। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग, मैंने एक बार पहले भी बताया था शायद ये बात, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस रेफर्स, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जिसके जितने ज़्यादा प्रोजेनी होंगे वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली डार्विन के अकॉर्डिंग फिट है, जिसके नहीं है, जिसके कम प्रोजेनी है वो फिट नहीं है अकॉर्डिंग टू डार्विन, दैट्स इट। हेंस दोज हु आर बेटर इन एन एनवायरनमेंट लिव मोर प्रोजेनी। जो अच्छे से इस एनवायरनमेंट में फिट होगा उसके ज़्यादा प्रोजेनीज होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, तो दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, इसीलिए वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। एंड हेंस आर सेलेक्टेड, और यही लोग नेचर से सेलेक्ट होंगे। तो ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, उसने इस बात को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। एंड एम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, उसने इस बात को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ही इवोल्यूशन का मैकेनिज्म होता है, इसी तरह से ही इवोल्यूशन होता है कि हर बार नेचर सेलेक्ट करते हैं और फिर इवॉल्व हो जाते हैं, इवॉल्व करते हैं लोगों को। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वॉलेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने मेलाय आर्किपेलागो नाम के साइंटिस्ट सॉरी आइलैंड के ऊपर काम करा और उन्होंने सिमिलर कंक्लूजन्स निकाले सेम टाइम के ऊपर। ये भी एक साइंटिस्ट, उन तीनों साइंटिस्ट में से एक थे जिनका कंक्लूजन्स डार्विन ने चुराया था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब हम लोगों को पता है कि भाई आगे आगे नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, है ना, नए नए ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखे भी हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज़ एंड शेयर कॉमनेंसेस, जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो आपस में सिमिलैरिटीज़ दिखाती हैं, शेयर करती हैं और कॉमन एंसेस्टर भी शो करते हैं। मतलब जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं वो लोग कहीं ना कहीं डायनासोर से लिंक्ड हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। माना कि ये जो जितने भी एंसेस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ ये अलग अलग पीरियड में प्रेजेंट थे। अर्थ की अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो अलग अलग पीरियड्स में प्रेजेंट थे, अलग अलग इपॉक, पीरियड एंड एराज हम पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने एक बात कही था, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ।
जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है वो क्लोजली कोरिलेट करती है किससे, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसका मतलब यही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने ऑर्गेनिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत एंसेस्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं, ठीक है, अपने एंसेस्टर से सिमिलैरिटी शो करते हैं। जितने भी लाइफ फॉर्म्स अभी प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट थे वो अपने पुराने वालों से, ठीक है। तो अगर हम उन एंसेस्टर्स की बात करें तो हमको उनके फोसिल्स देखने पड़ेंगे, है ना किसी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हम उनका प्रूफ ढूंढेंगे। तभी तो हम लोगों ने बताया ना कि भाई डायनासोर और हम लोगों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो होगी। और आजकल पता है तुम लोगों को फॉसिल का कितना चलन है। तो ये चीज़ें जो बायोलॉजिकली प्रेजेंट थे उस टाइम पे, मतलब डायनासोर उस टाइम पे प्रेजेंट थे, अब हम लोग उनसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग उनको कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम लोग उनको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ढूंढ रहे हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक वाली चीज़ होगी जियोलॉजिकल, और हम लोग अपने एंसेस्टर्स को, डायनासोर्स को ढूंढ रहे हैं, दैट थिंग इज़ बायोलॉजिकल। तो हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को हम कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से रिलेट कर रहे हैं और ये आपस में कोरिलेट हैं, ठीक है। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज़ दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड। और एक कॉमन कंक्लूजन अगर अपन निकालें तो अर्थ जो है 4000 साल नहीं, बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है। नॉट 1000 ईयर बट बिलियन ऑफ ईयर्स, हाँ 1000 ऑफ ईयर्स नहीं बेटा, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को आज मज़ा आया होगा पढ़ने में। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी आज, है ना, अच्छा चैप्टर है ये। तो अच्छे से पढ़ते रहो, एनसीईआरटी ही पढ़ना, ज़्यादा बाहर के चक्करों में मत पढ़ना। आज मैं आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, काउंसलिंग इन कॉलेज, इन हॉस्टल, सेटलिंग, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। तो मार्केट का चक्कर लगता रहता है, बट आई विल ट्राई, आई कैन कंटिन्यू माई चैनल। तो ऑल द बेस्ट तुम लोगों को भी, ठीक है। तो इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा, ज़रूर लेना ही है ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो तो टाटा बाय बाय, गुड बाय, नहीं सर नॉट गुड बाय, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।